हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अगला अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसमें है जंतुओं में गति। ये क्लास 6 की साइंस की किताब है। तो ये सीरीज़ लगातार चल रही है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के अध्याय 8 तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जंतुओं में गति। आप प्रतिदिन घर से विद्यालय जाते तथा विद्यालय से घर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घर से विद्यालय आप किसके सहारे जाते हैं? इसमें आपके शरीर का कौन सा अंग सक्रिय होता है? जब आप कुछ लिखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप किसी को मुड़ कर देखते हैं तो शरीर का कौन सा हिस्सा मुड़ने पे सक्रिय होता है? आप कभी धीरे धीरे चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपने बाग बगीचे, खेत खलिहान में दौड़ते हुए जंतुओं को देखे होंगे। क्या आप ये अवलोकन करें कि ये सभी जंतु शरीर के किस अंग का उपयोग करते हैं तथा गति किस प्रकार करते हैं? आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इस प्रकार की गति को गमन आप किसी एक स्थान पर स्थिर होकर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को गमन कहते हैं। आप किसी एक स्थान पर स्थिर होकर लिखते हैं, किसी को मुड़कर देखते हैं या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं तो इसे शरीर के अंगों की गति कहते हैं। क्या आपने कभी बैल, गाय, भैंस को एक जगह स्थिर रहते, उसे मुंह छिलाते, जुगाली करते देखा है? इसे गमन कहेंगे या गति कहेंगे? आप शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए तथा सूचीबद्ध कीजिए कि शरीर में किस प्रकार की गति हो रही है। अपने मित्रों तथा अध्यापकों से चर्चा करते हुए तालिका 9.1 में दिए गए जंतुओं में गमन करने में प्रयुक्त होने वाले अंगों और तथा गमन के प्रकार को भरें। जैसे गाय, गमन में प्रयुक्त अंग क्या होते हैं? पैर। गमन के प्रकार क्या हैं? चलती हैं। अब से घोड़ा है, घोड़ा भी चलता है, पैर। गमन है, पैर, चलता है। सांप संपूर्ण शरीर रेंग करके चलते हैं। पक्षी क्या करते हैं? उनके जो पंख हैं वो उड़ते हैं। तो ऐसे कीट, मछली, मेढक और छिपकली की बात हुई है। अपने आसपास अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं? अपने आसपास अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं तथा उसकी गति अथवा गमन करने में कौन से अंग भाग लेते हैं? उपयुक्त दी गई तालिका भरें। दिए गए जंतुओं के गमन में विविधताएं हैं। जैसे मानव शरीर में गतियां। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले अपने शरीर की गतियों पर ध्यान दीजिए। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अपने शरीर की गति पर गौर कीजिए। अपने हाथ की अंगुली कलाई को मोड़ने, बाह एवं हाथ की गति पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए, इसका अवलोकन करें। जिसे हाथ की अंगुलियां पूर्णतः घूमता है या अंशतः घूमता है, ये आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे कि कलाई, कोहनी, बाह, गर्दन, एड़ी, घुटने, पैर की अंगुलियां आदि। अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियों का अवलोकन करते समय आपने ये जानने की प्रयास किया कि कुछ अंग किसी भी दिशा में आसानी से घूम सकते हैं तथा कुछ अंग एक ही दिशा में घूमते हैं। शरीर के कुछ अंग को हम नहीं घुमा सकते। शरीर के अंगों में इस तरह की गतियां के क्या कारण हैं? एक तख्ती को अपने हाथ पर चित्र में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार डोरी या रस्सी से अपने मित्रों की सहायता से बंधवा लीजिए तथा हाथ को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? कुछ इस तरह से तख्ती से बंधा हुआ हाथ। इस प्रकार आप शरीर का ऐसा अंग जहां से वो मुड़ जाता है वहां पर इसे किसी छड़ या तख्ती को रख करके बंधवा लीजिए तथा मोड़ने का प्रयास कीजिए। कि आप सभी अंग को मोड़ पाते हैं? संधि अथवा जोड़।
क्या होते हैं? शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उससे हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। यदि शरीर में ये संधियाँ ना हो तो हमारे शरीर में गति संभव होगी। हमारे शरीर की विभिन्न संधियाँ कैसी बनी हैं? आप अपनी अंगुली द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे हाथ, पैर, अंगुली को दबाएं। इन हिस्सों को दबाने पर आप अनुभव करेंगे कि आपकी अंगुली किसी कठोर चीज को दबा रही हैं। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। शरीर के अंग जहां से मुड़ते हैं वास्तव में वे अस्थियों का संधि स्थल है। अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। शरीर को मोड़ना, घुमाना, झुकाना और इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। संधि स्थल की बनावट क्या है? विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियों के संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर करती है। शरीर को मोड़ने की प्रकृति इसी संधि पर निर्भर करती है कि इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है। इसे कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर की विभिन्न संधियों की संरचना के साथ हम कंकाल के विभिन्न हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। अपनी हड्डियों को जांचें। अपनी पुस्तक के परिशिष्ट में से कंकाल के चित्र को काट लीजिए। प्रयोगों द्वारा जिन हड्डियों को आप महसूस कर सकें, पहचान सकें, उन्हें चित्र में से भर कर दिखाएं। ये कंकाल मानव का कंकाल तंत्र। संधियां अथवा जोड़ के प्रकार। अब जानेंगे कि शरीर में कितने संधियां अथवा उनके कितने प्रकार हैं जोड़ के। हम अपने हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने आदि विभिन्न अंगों की संधियों के विभिन्न प्रकार के बारे में। कंधे की संधि, कंदुक या खालिका संधि, बाल एवं सॉकेट जॉइंट। कंधे की हड्डी, हाथ की हड्डी के जोड़ को समझने के लिए एक छोटे फ्यूज बल्ब को एक नारियल के खोल में रखकर चारों दिशाओं में घुमाने का प्रयास कीजिए, अथवा एक कागज का बेलन बनाकर किसी पुराने छोटे रबड़ के गेंद के छेद में डालकर किसी कटोरे में घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या बल्ब नारियल के खोल में या रबड़ का गेंद कटोरे में आसानी से सभी दिशाओं में घूमती है? क्या कागज का बेलन भी कटोरे के चारों ओर घूमता है? कागज के बेलन की तुलना हाथ तथा गेंद को हाथ के एक सिरे से कर सकते हैं। अब ये मानव कंकाल तंत्र है। मानव कंकाल तंत्र का ये चार्ट कुछ इस प्रकार से बात है। फ्यूज बल्ब एवं नारियल खोल से कंदुक कलिका संधि का प्रदर्शन। इसके अंदर डाल के बल्ब को आपको घुमाना है। हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुक कलिका संधि। हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुक कलिका संधि। यहाँ पे इसके बीच में कंदुक कलिका संधि पाई जाती है। कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से से तथा कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से से तथा गेंद को हाथ की हड्डी के ऊपरी सिरे के गुंबदनुमा हिस्से से तुलना कर सकते हैं। हाथ की हड्डी का ऊपरी गोल वाला हिस्सा कंधे की कटोरी रूपी खोल अर्थात गुहिका में धंसा रहता है। हाथ की हड्डी का गोल हिस्सा कंधे की अस्थि गुहिका में स्वतंत्र रूप से घूमता है। आप अपने हाथ के कंधे वाले हिस्से को घुमाकर देखिए, क्या हाथ स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में घूमता है? किसी क्रिकेटर की बॉल फेंकते हुए हाथों की गति का अवलोकन कीजिए। कोहनी की संधि एवं घुटने की संधि। कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट। कोहनी की संधि पर से बांह के अगले हिस्से को चारों ओर घुमाने की कोशिश कीजिए। क्या आप बांह के अगले हिस्से की कोहनी की संधि से उसी प्रकार घुमा पाते हैं जैसे पूरी बांह को कंधे के संधि से घुमा पाए थे? कंधे और कोहनी के संधि में अंतर है। कंधे और कोहनी के संधि में अंतर है। कोहनी से आगे बांह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के
कारण दरवाजा एक ही ओर खुलता है। इसे कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। ऐसे ही संधि घुटने में मिलती है और इस तरह की संधि शरीर के और किस हिस्से में होती है अवलोकन कीजिए। तो ये एक ही तरफ मुड़ेगा, ना कि ये ऊपर मुड़ेगा। और हाथ की जो कटोरी होती है वो चारों तरफ घूमती है। तो ये दरवाजे के कब्ज और घुटने की अस्थि के चित्र हैं, देखें। कोहनी की अस्थि एक ही ओर मुड़ेगा। अब यहाँ पे है एक अगला संधि धुराग संधि या पाई बोटल जॉइंट कहा जाता है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को किसी भी झुकाव पर घुमा सकते हैं। सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है, इसका अनुभव करें। अचल संधि इम्बोवेल ज्वाइंट। हमारी खोपड़ी कई अस्थियों के जुड़ने से बनी है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। आप मुंह खोलिए, बंद कीजिए, निचले जबड़े को हाथ से नीचे बल लगाकर स्थिर कीजिए, ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऊपरी जबड़े को गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल के मध्य अचल संधि है। कंकाल तंत्र एवं शरीर का ढांचा। अब आपने मकान बनते समय देखा होगा कि मकान का ढांचा तैयार करने के लिए लोहे के छड़ों को एक दूसरे से बांधा जाता है। मकान का स्तंभ छत तैयार करने में छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तब इसे सीमेंट, बालू, गिट्टी के साथ मिलाकर इसके ऊपर ढाला जाता है तथा मकान का निर्माण किया जाता है। क्या बिना छड़ के मकान स्थिर रह सकता है तथा इसे आकृति प्रदान की जा सकती है? क्या आपने मिट्टी के घर की छत को देखा है जिससे खपड़ा बिछाने के पहले बांस की फट्टी को बांधकर छप्पर के ऊपर छाजन किया जाता था? क्या इसके बिना छप्पर संभव है? मेले में जाकर पंडाल को देख सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं कि बिना बांस के फ्रेम के पंडाल बन सकता है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर का एक आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल या कंकाल तंत्र कहा जाता है। हम अपने शरीर की अस्थियों तथा संधियों को दबाकर अनुभव कर सकते हैं। एक्सरे चित्र में से हमारे शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लगने पर इसका एक्सरे चिकित्सक की सलाह पर करवाया गया? चिकित्सक एक्सरे के चित्र से चोट के कारण का पता लगाता है। आप शरीर के विभिन्न हिस्सों के एक्सरे चित्रों को इकट्ठा कर अस्थियों के ढांचे को देख सकते हैं। अपनी कोहनी को दूसरे हाथ से थोड़ा दबाएं और बाह को मोड़िए, सीधा कीजिए। इस क्रिया को कई बार दोहराइए। इसी प्रकार अपनी कलाई को कस कर पकड़िए और हथेली को घुमाएं। अब अपनी एक अंगुली के किसी जोड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे अंगुली से कस कर पकड़िए और अंगुली को ऊपर नीचे हिलाइए। इस क्रियाकलाप से क्या पता चलता है? क्या कंधे से लेकर अंगुली तक आपकी बाह में एक ही हड्डी है? यदि नहीं तो बाह और हाथ के अलग अलग हिस्सों को मोड़कर घुमाकर आप अधिक से अधिक कितनी अस्थियों को गिन सकते हैं। इसी तरह पैर की अस्थियों के बारे में पता करने का प्रयास कीजिए। आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियां जुड़ी रहती हैं। ये पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती हैं। इन रेशों को कांड्रा कहते हैं। इसी प्रकार दो अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती हैं। इन रेशों को स्नायु कहा जाता है। घुटने की अस्थि जिसमें मांसपेशी अस्थि के साथ
पादांगुली की हड्डी स्नायु से जुड़ी रहती है। पसली पिंजर। पसली पिंजर क्या है देखते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोक करके रखिए। अपनी छाती पीठ को दबा दबा कर अपनी अस्थियों के अनुभव कीजिए। अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। छाती की पसली अस्थियों को आप गिन सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि पसली की अस्थियां विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई हैं तथा पीठ से होते हुए रीढ़ अर्थात मेरुदंड तक चली जाती हैं। ये पसली पिंजर एक पिंजरा के तरह रचना बनाती हैं। आप पता कीजिए कि इस पसली पिंजर के अंदर कौन कौन से अंग हैं। आप अपने मित्र को आगे की ओर बिना घुटनों मुड़े झुकाकर तथा पांव की अंगुलियों को छूने को कहिए। आप इसके पीठ के बीच ऊपर से नीचे थोड़ा दबाकर स्पर्श कीजिए। क्या आपको एक लंबी एवं कठोर रचना का अनुभव होता है? आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना उसका मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है और इन छोटी छोटी अस्थियों को कशेरुक कहा जाता है। यदि यह मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपके मित्र या आप झुक पाते? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। आप देखेंगे आपका मित्र दीवार पर धक्का लगाता है तो उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं और इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। कंधे की अस्थियों को अंश या अस्थियां कहते हैं। पसली पिंजर ये होता है। कंधे की अस्थियां ये। कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियां कहते हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं तथा इनको स्थिर रखने के लिए धरातल बनाती हैं। और औरतों में ये थोड़ा बड़ा और ज़्यादा कठोर नुमा होता है तथा माता के गर्भ में पल रहे शिशु को स्थिर रखता है। क्रियाकलाप 5। आप अपने कान को छूकर तथा कान को हिलाकर देखिए। आप क्या अनुभव करते हैं? कान का ऊपरी तथा निचली हिस्सा आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये अस्थि की तरह कठोर नहीं होते बल्कि लचीले होते हैं। इसे हम उपास्थ्य कहते हैं। अब आपने कंकाल के संदर्भ में शरीर की अस्थियों का अनुभव किया तथा ये भी जाना कि बाह, कोहनी, पैर, घुटने की अस्थियों से मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं। जब आप हाथ को फैलाकर मोड़ते हैं तथा पदांगुली के सहारे खड़े होते हैं तो बाह, घुटने के पीछे की मांसपेशी संकुचित होकर फूल जाती हैं। सामान्य अवस्था में पूर्ववत स्थिति में आ जाती हैं। पेशियों के संकुचन से अस्थियों की संधियों पर झुकाव होता है। शिथिलन से संधियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती हैं। पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन से शरीर में हलचल अथवा गति आती है। इसी मांसपेशी तथा अस्थियों के सहारे हम शरीर में गति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। हमारे कान हैं, हाथ को सीधा रखते मोड़ते जिसमें अस्थि के साथ मांसपेशी जुड़े रहते हैं। अब तक आप जिन जिन हड्डियों को ढूंढ पाए हैं उनको आपने कंकाल के चित्र में पेंसिल या रंग से भरा होगा। अपने साथियों को चित्र देखकर पता लगाइए कि आपके अन्य साथियों ने कौन से अतिरिक्त हड्डियां ढूंढ ली। इन हड्डियों को भी अपने शरीर में ढूंढिए और अपने द्वारा बनाए गए चित्र को देखिए। जंतुओं में गति। कुछ जंतु दौड़ते, कुछ रेंगते। आपने ये भी देखा है कि मछली जल में तैरती है। गमन करने की इतनी विविधता का क्या कारण है? 6 क्रियाकलाप 6 पढ़ेंगे। खेतों या बगीचों में केचुए को चलते हुए देखिए। उसे किसी कांच की पट्टी या टाइल, खपड़ा इत्यादि पर रखकर गौर से देखिए। केचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छल्लों का बना हुआ प्रतीत होता है। केचुए को थोड़ा दबाकर अनुभव कीजिए। ये मुलायम प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, इसके शरीर में पेशियां होती हैं। इन पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन से इनका
इसका शरीर घटता बढ़ता रहता है। चलने के दौरान केंचुआ अपना पिछले हिस्से को भूमि में जकड़े रहता है तथा अगले हिस्से अग्रभाग को चलने की दिशा में फैलता है। इसके बाद वो अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है, पिछले हिस्से से जमीन की पकड़ को छोड़ देता है। इसके पश्चात शरीर को संकुचित करता है तथा पिछले हिस्से को आगे की ओर खींचता है, इससे चलने की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को केंचुए बार बार दोहराता है, चलने की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह आपको सोचना होगा कि केंचुआ शरीर के हिस्से से जमीन को कैसे पकड़े रहता है अथवा कैसे टिकाता है। इसके लिए आवर्धक लेंस की सहायता से केंचुआ को उलट कर देखिए। आप देखेंगे कि केंचुए के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है। इस बाल जैसी आकृतियों को सूक कहा जाता है। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं और ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है। केंचुए की गति। आप जानते हैं कि केंचुआ मिट्टी को खाता है। केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, फसलों को अच्छी पैदावार होती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने से पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु ऑक्सीजन मिलती है। घोंघा। घोंघा क्या है? आपने खेत या बगीचे में घोंघा को चलते देखा होगा। चलते हुए घोंघा का अवलोकन करना है। घोंघे का शरीर कठोर चीज से ढका रहता है, इसे कवच कहा जाता है। और ये घोंघे का बाह्य कंकाल है और ये कवच अस्थि से बना, इसमें कोई संधि नहीं होती है। चलते हुए घोंघा को जब आप देखे होंगे तो कवच के नीचे जमीन पर फैली हुई मांसल संरचना होती है, जिसे पाद कहते हैं। पाद मांसल होता है, दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता रहता है। घोंघा के मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है तथा घोंघा इसे कवच के अंदर घुसा लेता है। क्रियाकलाप 8। क्या आपको पता है कि तिलचट्टा का वास स्थान कहाँ है? इसके लिए अंधेरे एवं नमी वाले स्थानों का अवलोकन कीजिए। वहाँ पर झुंड के झुंड मिलते हैं या मिलने की संभावना रहती है। इन तिलचट्टों को गौर से देखिए। ये जमीन पर चलते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। इनके 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। ये बाह्य कंकाल कई खंडों में बटा रहता है। ये तिलचट्टा का पृष्ठ भाग और ये तिलचट्टा का अधोभाग है। पक्षी। आपने अपने आसपास खेत खलिहानों तथा घर के मुंडेर पर कबूतर, कौवा, गौरैया, अन्य उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा। ये सभी पक्षी हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं, जमीन पर चलते हैं। इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है। उनकी अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती हैं। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे रहने के कारण इसका शरीर हल्का रहता है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी का डैना बनाती हैं। वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती हैं, जिससे मोटी पेशी लगी रहती है। मांसपेशी से लगा कांड्रा डैना की अस्थि से जुड़ा रहता है। मोटी मांसपेशी के खिंचाव से डैना फैलता है तथा शिथिलन से डैना सामान्य स्थिति में नीचे आ जाता है। इस तरह डैना के फैलने तथा नीचे गिरने से पक्षी हवा में उड़ते हैं। डैना जब भी नीचे आता है तो ये फैलकर हवा पर थपेड़े करता है तथा पक्षी ऊपर उड़ता है। ऊपर ले जाते समय डैना शरीर से सटा रहता है ताकि विपरीत दिशा में थपेड़े न लगें। आप कुछ ऐसे पक्षियों का अवलोकन कीजिए जो पानी पर तैरते, कुछ ऐसे पक्षी जो ज़्यादा नहीं उड़ पाते। इसकी एक सूची जरूर बनाएं। मछली। आप कागज की नाव बनाना जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो अपने मित्रों से नाव बनवाकर पानी में तैराइए। नाव पानी में तैरने लगती है। नाव के अग्रभाग तथा पश्चभाग को देखिए।
इसकी तुलना मछली के शरीर की बनावट से कीजिए, आपको दोनों में से कुछ समानताएं नजर आएंगी। मछली का अगला तथा पिछला हिस्सा नाव से मिलता जुलता है। पक्षी के शरीर की ये आकृति उसे तैरने में मछली के शरीर की ये आकृति उसे तैरने में मदद करती है। क्या पक्षियों के भी अगला तथा पिछला हिस्सा नुकीला होता है? इस तरह मछली को तैरने तथा पक्षी को उड़ने के लिए ऐसी बनावट क्यों जरूरी है? शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली के शरीर के अगले तथा पिछले हिस्से के निचले भाग में पक्ष लगे होते हैं। उसकी पूंछ पर भी पक्ष लगे होते हैं। मछली की कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मांसपेशियों के संकुचन शिथिलन से ये पक्ष को ऊपर नीचे तथा अगल बगल करती है। शरीर को थोड़ा तरंग गति देकर के तैरने की दिशा में आगे बढ़ती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पक्षियों की तरह फिलपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प के बारे में जानेंगे। आपने सपेरा को सांप चलाते देखा होगा। क्या ये सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा बहुत लचीला होता है। सांप के शरीर में अनगिनत वलय होते हैं। ये वलय मांसपेशियों की मदद से लहरदार गति उत्पन्न करती हैं। लहरदार गति में शरीर के कुछ हिस्सों के वलयों का एक छोर संकुचित होता है तो दूसरा छोर फैलकर आगे बढ़ता है। पुनः फैला हुआ वलय का हिस्सा संकुचित होता है तो संकुचित हिस्सा फैलता है। इस तरह वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस तरह आपने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और स्वयं की गति भी जानकारी प्राप्त की। तो क्या सीखा हमने? अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाता है। ये शरीर का पिंजर बनाता है। ये और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला, हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं और यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हैं एवं भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारे अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने उड़ने में सहायता करती हैं। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से शिथिलन एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक हैं। घोघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन है हमारे। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि, जोड़ या दोनों कहते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि कौन सी संधि कहलाती है? ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी या कपाल की संधि कौन सी संधि कहलाती है? कमेंट जरूर करें। अगर नहीं जान पाए हैं तो आप वीडियो को पीछे जा करके देख सकते हैं दोबारा
और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दें। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं? मनुष्य, पक्षी, मछली या मांसाहारी जानवर। निम्न में कौन से जीव मिट्टी खाता है? सांप, केचुआ, मछली या छिपकली। कौन सा जीव मिट्टी खाता है? फिर यहाँ है प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि अस्थियों की संधियाँ शरीर की ... सहायता करती हैं। अस्थियों की संधियाँ शरीर की में सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं? कंकाल तंत्र में। अस्थियां उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर को बनाती हैं। कोहनी की अस्थि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय ... के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। तो ये आप फिल कर सकते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को बार बार दे करके अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।